हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूं आप सभी का केमिस्ट्री बाय सिद्धांत सर पे। डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं कंपाउंड, और उस टॉपिक का नाम है ऑर्गेनोमेटलिक केमिस्ट्री। तो इसको ओएमसी भी कह सकते हैं या ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड, इसको भी ओएमसी ही कह सकते हैं। ठीक है, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड में बेसिकली आपको ये समझ में आना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है। तो यहाँ क्या होता है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कार्बन, ठीक है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेटल, यहाँ ये दोनों क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। यानी कि क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ जो इनऑर्गेनिक को मिक्सअप करते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक क्या होते हैं, मिक्स्ड होते हैं। हालांकि ज़्यादा इसमें इम्पैक्ट ऑर्गेनिक का ही रहता है। तो बेसिकली क्या होता है, नहीं, कार्बन और मेटल ये आपस में यहाँ पर क्या होते हैं, जुड़ते हैं। और इन कार्बन और मेटल के आपस से जुड़ने से क्या होता है, जो कंपाउंड बनता है उसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड बोलते हैं। आप याद कीजिए, जब आप छोटे बच्चे थे तो आप लोगों ने कंपाउंड पढ़ा था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या पढ़ा था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में आपको याद होगा क्या किया था, सबसे पहले आपके पास क्या था, ऐसे एग्जाम्पल क्या था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का सिंबल क्या था, ये RMGX। तो आपने किया क्या था, याद कीजिए। तो आप बोलोगे सर सबसे पहले हमारे पास RX था सर, हमने ड्राई ईथर का यूज करके सबसे पहले इसको ब्रेक किया हमने, वेरी गुड। तो यहाँ से क्या बना, RX, R+ और X-। स्टेप 2 में क्या था भाई, स्टेप 2 में था हमने मैग्नीशियम यूज किया। तो मैग्नीशियम में क्या होगा, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में मैग्नीशियम ने अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, तो Mg2++2 इलेक्ट्रॉन आया। तो ये स्टेप 2 हुआ। और बाकी बचा स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड में क्या किया, ये 2 इलेक्ट्रॉन हमने इस R+ को दे दिए। हमने क्या किया, इस R+ को ये 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। जब R+ को 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो हमारे पास क्या बन गया, R-। अब उसी को अगर एक जगह समराइज करके लिख दिया जाए तो आपके पास क्या आता है, गौर से देखिए। आपके पास यहाँ से R+ खत्म हो गया, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर भी दिए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ निकला तो ये भी खत्म हो गया। तो यानी बेसिकली आपके पास आया RX + Mg, और साथ में क्या दिया गया था, ड्राई ईथर। और इसके साथ बना हमारे पास R पे माइनस, देखो R- है, Mg पे +2 है, और X- है, RMGX, ठीक है। तो यही हमारा ग्रिग्नार्ड रीजन, या इसी का नाम होता है एल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड। इसका नाम क्या होता है, एल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड। आप बोलोगे सर क्यों ऐसी बात करी, सब हमें पहले से पता है, हमने पढ़ रखा है। हाँ पता है कि आपने पढ़ रखा है, बट फिर भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन देना तो मेरा काम है ना। अब क्लास को स्टार्ट मैं डायरेक्टली हाई लेवल के एग्जाम्पल से तो कर नहीं सकता। जब भी क्लास स्टार्ट होगी तो छोटे मोटे एग्जाम्पल से ही क्लास स्टार्ट होती है ना। ओके ठीक है। तो चलिए आपको ये बात पता चली कि भाई ग्रिग्नार्ड रीजेंट आपने कौन से थे। अब और भी बहुत सारे कंपाउंड होते हैं जो क्या होते हैं, ऑर्गेनोमेटलिक होते हैं। यहाँ तो हम ऐसे ऐसे कंपाउंड पढ़ने वाले जो दिखते ही नहीं है किसी भी एंगल से ऑर्गेनोमेटलिक, लेकिन ऑर्गेनोमेटलिक होते हैं। हम उनके बारे में भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं बात को कि ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड में क्या होता है भाई। तो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड में आपको ये पता चल गया कि कार्बन होता है, इसके साथ में क्या होता है, मेटल जुड़े होते हैं। कार्बन और साथ में क्या होता है, मेटल जुड़े होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि आपके पास ये एक तरह का टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो गया। ये क्या हो गया, टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो गया। तो भाई टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का मतलब ये हो गया कि आपके पास यहाँ पर क्या हो गया, गौर से देखिए। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, जैसे कि आप एग्जाम्पल लेते हैं FeCO5। ये है कि नहीं, ये ऑर्गेनोमेटलिक बिल्कुल है। आयरन कार्बन के टच में है तो ऑर्गेनोमेटलिक हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। तो अगर इसका मतलब ऐसे है, इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट का भी जो है वो क्या होगा, जिक्र आएगा, ठीक है। चलो ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह की भी बात करेंगे। जैसे हमारे पास एक ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है RH PPS3 हम बोलेंगे ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है कि नहीं, आप बोले नहीं सर, सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि यहाँ रोडियम है सर, यहाँ फॉस्फोरस है। तो रोडियम के सामने फॉस्फोरस है, तो यहाँ तो टच हो ही नहीं रहा, ऑर्गेनोमेटलिक नहीं हुआ। हमने ऐसा नहीं है, होगा ये, हाँ भाई ये तो होगा। तो ये कैसे होगा, थोड़ी देर में देखेंगे। Cp2TiCl2, Cp क्या है, Cp मतलब साइक्लोपेंटाडाइन, तो वो टिटेनियम से जुड़ा है। हाँ सर ये होगा, हाँ सही बात है, होगा, ठीक है। अच्छा Na2CO3 देखो तो, सर मेटल कार्बन से जुड़ा है, होगा क्या, बोला बिल्कुल होगा। हम बोले नहीं होगा, ठीक है। टेट्राइथाइल लेड Pb टेट्राइथाइल, ये होगा कि नहीं, हाँ सर होगा, बिल्कुल होगा। तो यानी कि इतना सिंपल कॉन्सेप्ट नहीं है कि हाँ भाई मेटल कार्बन जुड़ गया
तो बोल दिया कि ये ऑर्गेनोमेटलिक हो गया और सही में हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे तो आपको एक एक बात यहाँ पर जो है वो समझ में आने लगेगी। रिलैक्स हो जाइए, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको ये बात समझना होगा कि भाई जितनी भी हमारे पास न्यूट्रल लिगैंड होते हैं, जितने भी हमारे पास न्यूट्रल लिगैंड, रिलैक्स हो जाइए, हमारे पास जितने भी न्यूट्रल लिगैंड होते हैं उन सभी का फॉर्मल चार्ज क्या होता है बच्चे लोग? उन सभी का फॉर्मल चार्ज आपको जीरो होता है। जितने भी न्यूट्रल लिगैंड हैं सभी का फॉर्मल चार्ज क्या होता है हमारा? जीरो। अब न्यूट्रल लिगैंड कौन कौन हो गया? जैसे H2O, जैसे H2O, जैसे NH3, जैसे आपको जो हो गया CH3CN, ठीक है, जैसे आपको CO, जैसे PR3, जैसे PPS3, ये सभी क्या हो गए? न्यूट्रल लिगैंड हो गए। इन सब का फॉर्मल चार्ज क्या हो गया? जीरो हो गया। इसका मतलब ये है प्यारे बच्चे लोग कि अगर H2O किसी मेटल को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, देखो मैं बड़ी बात कर रहा हूँ, अगर H2O किसी मेटल को चार्ज इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो मेटल के पास अगर अपना कोई चार्ज हो तो ठीक है, अदरवाइज H2O के कारण मेटल पे कोई चार्ज नहीं आया। अगर NH3 है, अगर वो किसी मेटल को इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो मेटल पे अपना कोई चार्ज हो तो ठीक है, लेकिन NH3 के कारण कोई चार्ज नहीं आ रहा है। CH3CN मेटल को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मेटल पे पहले से कोई चार्ज हो तो वो अलग बात है, लेकिन CN के कारण किसी तरह का कोई चार्ज नहीं आ रहा है। ये देखिए ये रहा CO, CO क्या कर रहा है? किसी मेटल को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, न्यूट्रल है। ये देखिए PR3, ये किसी मेटल को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, न्यूट्रल है। PPS3, ये किसी मेटल को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, क्या हो गया? वो न्यूट्रल हो गया। ये सब क्या हो गए? ये सब न्यूट्रल हो गए। लेकिन भाई मेरे, अगर आपके पास ये देखिए ये मेटल है, ये मेटल जुड़ा है Cr3 से, आप बोलोगे नहीं सर इस बार न्यूट्रल नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। अगर कार्बन से एक बॉन्ड मेटल बना रहा है, इसका मतलब कार्बन पे क्या हुआ? कार्बन पे हुआ माइनस, और मेटल पे क्या, इसके कारण क्या आया? प्लस आया। अच्छा ठीक है, मेटल से अगर इस तरह कार्बन 2 बॉन्ड बनाया तब क्या करोगे? तो 2 बॉन्ड से तो 2 + 2 - होगा, तो यहाँ +2 और यहाँ क्या हो गया? -2। अच्छा अगर मेटल से 3 बॉन्ड बना रहे कार्बन तो क्या होगा सर? तो यहाँ +3 और यहाँ क्या हो जाएगा आपको? -3। ठीक है सर। तो ये जो हो गया ये कहलाएगा आपको मेटल एल्काइल, ये कहलाएगा मेटल कार्बिन, और ये कहलाएगा मेटल कार्बाइन। क्या कहलाएगा ये? आप इनके नाम तो आपको बचपन से पता है। देखो ये क्या हो गया बच्चे लोग? ये हो गया मेटल एल्काइल, ये हो गया मेटल कार्बिन, और ये क्या हो गया? मेटल कार्बाइन। ठीक है, ये क्या हो गया? मेटल एल्काइल, मेटल कार्बिन, और ये मेटल क्या हो गया? कार्बाइन हो गया। अच्छा ठीक है, इस बिहार पे हम लोग क्या करते हैं, इनके पहले चार्जेज हम लोग देख सकते हैं। और भी एग्जांपल है हमारे पास, जैसे कि हमने बनाया एक एग्जांपल, रिलैक्स हो जाइए। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है MnCO♁5, और यहाँ हमारे पास है CH3। अब बोलोगे सर ये है कैसा? मतलब भाई कैसा है, आप खुद देख लीजिए। आपके पास क्या हो गया? ये देखो ये मैग्नीज है, आपके पास एक CH3 है और 5 CO है। कितने CO है? 5 CO है। ये देखो एक CH3 और 5 CO है। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा? गौर से देखिए, इस Mn पे कितना चार्ज होगा? बोलो सर CO से कोई लेना देना नहीं है सर, लेकिन CH3 है तो CH3 क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ माइनस आएगा और इस पर क्या आएगा? प्लस आएगा। देखो इस CH3 पे माइनस आएगा और इस पर क्या आ जाएगा? आपको प्लस आ जाएगा। ओके ठीक है। सपोज करो कि जैसे हमारे पास दूसरा एग्जांपल ले लो, जैसे हमने ले लिया आपको यहाँ पर कि जैसे मेटल है, ठीक है, ये मेटल हो गया। मेटल से आपके पास यहाँ सिलिकॉन जुड़ा, और सिलिकॉन से मान लिया एल्काइल जुड़ गया। गौर से देखिए, सिलिकॉन से एल्काइल जुड़ा, तब भी क्या हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, सिलिकॉन भी तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो सिलिकॉन पे माइनस और मेटल पे क्या हो गया? आपको यहाँ प्लस आ गया। समझ रहे हैं बात को? एक एग्जाम्पल देखिए बच्चे लोग, एक एग्जाम्पल है हमारे पास ग्रब्स कैटलिस्ट। एक एग्जाम्पल है हमारे पास ग्रब्स कैटलिस्ट। ग्रब्स कैटलिस्ट कैसा होता है भाई? ये रुदेनियम है, 2 क्लोरीन, ऊपर कौन है भाई आपको? ऊपर PCY3, CY मतलब साइक्लोहेक्सिन, मतलब साइक्लोहेक्साइल है। यहाँ भी कौन है? PCY3 है, डबल बॉन्ड यहाँ पर C है, एक हाइड्रोजन है और एक बेंजीन है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि भाई बताओ ग्रब्स कैटलिस्ट में, अच्छा ये CY कौन है सर? CY ये है भाई साइक्लोहेक्साइल, ये है CY। ठीक है, और पीएच किसको? तो पीएच मतलब बेंजीन, पीएच बेंजीन को कहा गया। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगा? आप चेक करो तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत क्लियर है। गौर से देखो, ये रुदेनियम क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। देखो तो एक यहाँ से खींचा, एक यहाँ से खींचा, बिल्कुल खींचेगा, लेकिन इससे नहीं खींचेगा, इससे नहीं खींचेगा, लेकिन इससे भी खींचेगा। ये रुदेनियम और सॉरी ये नहीं खींचेगा, ये छोड़ेगा ना ऐसे पीछे की तरफ, और क्लोरीन यहाँ क्या करेगा? दोनों खींच लेगा। तो इसका मतलब इस रुदेनियम पे कितने चार्ज आ गए?
इस रुदेनियम पे कौन सा चार्ज आया, +4 चार्ज आ गया। कौन सा चार्ज आ गया रुदेनियम पे, रुदेनियम पे +4 चार्ज आ गया। ठीक है, और ये कह सकते हैं कि यहाँ जो रुदेनियम मेटल इन ग्रब्स कैटलिस्ट प्रेजेंट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। हम यहाँ बहुत सिंपली कह सकते हैं कि ग्रब्स कैटलिस्ट में जो रुदेनियम मेटल है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना शो किया जा रहा है यहाँ पर, ये फर्स्ट आपको +4 शो किया जा रहा है। अच्छा ठीक है, ये तो क्या था, ये ग्रब्स का फर्स्ट जनरेशन कैटलिस्ट था। ये क्या ग्रब्स का फर्स्ट जनरेशन कैटलिस्ट था। लेकिन ग्रब्स का एक कैटलिस्ट और भी है, वो सेकेंड जनरेशन कैटलिस्ट है। अब सेकेंड जनरेशन कैटलिस्ट कैसा होता है भाई, तो सेकेंड जनरेशन कैटलिस्ट में देखिए रुदेनियम है यहाँ पर, यहाँ Cl है, यहाँ भी Cl है, डबल बॉन्ड करके ऐसे, यहाँ बेंजीन हो गया, यहाँ पे क्या हो गया PCy3 डबल बॉन्ड ऐसे, यहाँ ले लीजिए N, यहाँ भी ले लीजिए N, ये इस तरह से 5 मेंबर्ड हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ इस तरह बेंजीन बनाइए, यहाँ 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 मिथाइल दीजिए, उसी तरह यहाँ भी बेंजीन बनाइए, यहाँ यहाँ और यहाँ मिथाइल दीजिए। तो ज़रा गौर से देखिए तो आपको पता चला कि सर ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को क्या कहा गया, इसको कहा गया ग्रब्स सेकेंड जनरेशन कैटलिस्ट। क्या कहा गया इसको, इसको कहा गया ग्रब्स सेकेंड जनरेशन कैटलिस्ट। क्या कहा गया इसको, इसको कहा गया ग्रब्स सेकेंड जनरेशन कैटलिस्ट। ठीक है, इसको क्या कहा गया ग्रब्स सेकेंड जनरेशन कैटलिस्ट। अब इस ग्रब्स सेकेंड जनरेशन कैटलिस्ट में ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया भाई, चलो चेक करते हैं। देखो ये नाइट्रोजन, ये रुदेनियम से कार्बन है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन खींच लिया ऊपर। और से देखिए ये क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर खींच रहा है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ये भी खींच रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन ये भी खींच रहा है, लेकिन PCy3 नहीं खींच रहा। मतलब एक PCy3 हटा के इस तरह से डबल बॉन्ड जो स्ट्रक्चर था ये हमने यहाँ लगा दिया। अब जरा गौर से चार्ज चेक कीजिए तो यहाँ कितना आ गया, तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया +6। यानी कह सकते हैं इन ग्रब्स सेकेंड जनरेशन कैटलिस्ट रुदेनियम है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। आई बात समझ में आपको, चलो ठीक है, तो यहाँ भी बात आपको क्लियर हो गई। अच्छा एक आपको दे देगा विल्किंसन कैटलिस्ट। क्या दे दिया आपको, विल्किंसन कैटलिस्ट। विल्किंसन कैटलिस्ट कैसा है देखिए तो विल्किंसन कैटलिस्ट ऐसा है, रुदेनियम हो गया, यहाँ क्लोरीन हो गया, यहाँ PPS3 हो गया, यहाँ PPS3 हो गया और यहाँ भी PPS3 हो गया। ठीक है, तो रुदेनियम में यहाँ पर 3 PPS3 हो गया, 1 क्लोरीन हो गया। तो भाई इनसे तो कोई मतलब नहीं, सिर्फ ये क्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो यहाँ कौन सा चार्ज आएगा +1 और यहाँ कौन सा चार्ज आएगा -1। यानी अगर विल्किंसन कैटलिस्ट की बात की तो विल्किंसन कैटलिस्ट में क्या हो गया, जो आपका रोडियम हो गया, रोडियम उस पर एक पॉजिटिव चार्ज और एक क्या हो गया आपको निगेटिव चार्ज। आ रही बात समझ में कि विल्किंसन कैटलिस्ट में क्या हो गया, एक पॉजिटिव और एक क्या हो गया आपको यहाँ पर एक पॉजिटिव और एक आपका निगेटिव चार्ज हो गया। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपका विल्किंसन कैटलिस्ट। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ें। प्यारे बच्चों लोग एक बात को समझिए, आप समझ रहे हैं ना कि हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट सीख रहे हैं। ओके, एकदम रिलैक्स हो जाइए। बच्चों लोग एक बात समझिए, जैसे कि हमने एक कंपाउंड लिया, ये मेटल है। ठीक है, ये मेटल इससे जुड़ा है, गौर से देखिए, ये एक एल्कीन है, इससे मेटल इसके बॉन्ड के थ्रू जुड़ा है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि सर यहाँ पर तो ऑब्वियसली बात सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ +1 आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा -1। लेकिन अगर इसी मेटल से ये पाई बॉन्ड ऐसे जुड़े कि सिर्फ ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं आएगा, 0, और यहाँ इसके कारण भी क्या होगा 0 आएगा। क्या मतलब इस बात का, इस बात का मतलब ये है कि अगर आपके पास C डबल बॉन्ड C ऐसे है, C डबल बॉन्ड H2, यहाँ भी CH2 इधर है ऐसे, तो ये किसी मेटल को इलेक्ट्रॉन ऐसे दे सकता है, लेकिन उसका कोई एडवांटेज नहीं है। यहाँ पर यहाँ चार्ज अब भी क्या होगा, दोनों पे चार्ज 0 ही रहेगा। जो फॉर्मल चार्ज होगा वो क्या होगा, यहाँ पर 0 चार्ज ही रहेगा, क्योंकि पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डोनेट भी करेगा तो इससे चार्ज जनरेट नहीं होगा। मतलब ये है कि जैसे आपके पास ये कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, यहाँ 1 2 3, एक और कार्बन हाइड्रोजन, ये किसी मेटल को इलेक्ट्रॉन देता भी है, तो मेटल पे अल्टीमेटली क्या रहेगा, आपको 0 चार्ज ही रहेगा। लेकिन यहीं पर अगर ये मेटल इससे ऐसे जुड़ जाए, C ट्रिपल बॉन्ड CH करके, तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, तो इस पर आपको यहाँ पर -1 चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे क्या चार्ज आ जाएगा, यहाँ +1 चार्ज आ जाएगा। यानी इस पर अब ओवरऑल चार्ज 0 नहीं रहा। आ रही बात समझ में, तो यहाँ पर चार्ज आपको 0 नहीं हुआ। आप बोलोगे सर एक बात बताइए सर, इसका मतलब अगर आपके पास ऐसे है तो ये दोनों किसी मेटल को अगर इलेक्ट्रॉन दे दे, ये दोनों पाई बॉन्ड, तो क्या मेटल पे कोई चार्ज नहीं आएगा, मतलब बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों आएगा, मेटल पे कोई चार्ज नहीं आएगा। लेकिन अच्छा सर बताओ, अगर यही मेटल को इस तरह इलेक्ट्रॉन दे दे, इस तरह से, हम बोले बिल्कुल चार्ज आएगा। कोई एक जुड़ा हुआ तो क्या होगा आपको यहाँ पर, गौर से देखो, मेटल इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो मेटल पे +1 और यहाँ क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा।
है कि नहीं। अच्छा देखो, अब ये मत बोलना कि दोनों पाई बॉन्ड से एक साथ जुड़ जाए, ऐसा भी नहीं होता है। देखो जैसे यहाँ पर आपके पास बेंजीन है, ठीक है, ये बेंजीन है। अब बोलोगे सर ये एक नई बात क्यों बता रहे हैं सर, हमने हाँ भाई ये नई बात है, मेटल से डायरेक्टली कोई इस तरह भी जुड़ सकता है पाई बॉन्ड के थ्रू, ऐसे जुड़ सकता है, लेकिन इससे किस पर कोई चार्ज नहीं आएगा। लेकिन वहीं पर अगर ये मेटल से ऐसे जुड़ता है, चार्ज के नहीं बल्कि एटम के थ्रू जुड़ता है, तो अब यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, यहाँ +1, और यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, -1 चार्ज आ जाएगा। अरे बात समझ में। चलिए इसको देखिए, जैसे कि आपके पास ये बेंजीन है, ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया, ये बेंजीन हो गया। अब अगर बेंजीन हो गया, यहाँ पर आपके पास क्या है, मेटल है। गौर से देखिए आपके पास यहाँ क्या हो गया, मेटल हो गया। अगर ये मेटल हो गया तो ये मेटल क्या करेगा, इसको, ये बेंजीन इसको यहाँ से इलेक्ट्रॉन इससे भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, तो ये तीनों मिलकर इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, लेकिन इस पर कोई चार्ज नहीं आएगा, इस पर किसी तरह का कोई चार्ज होगा नहीं आएगा। और इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी बॉन्ड के बीच से निकला तो आप बोलोगे सर इस पर कोई भी चार्ज नहीं आएगा। लेकिन अगर इसी बेंजीन को आप ऐसे निकालते यहाँ पर ऐसे बॉन्ड के थ्रू, तो आपको यहाँ पे क्या होता, +1, और यहाँ क्या होता आपको -1 चार्ज आ जाता। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, एटम के थ्रू जब भी कोई बॉन्ड बनाएगा तो उस पर +- चार्ज आ जाएगा, लेकिन बॉन्ड से कोई सिर्फ अट्रैक्ट हो रहा है तो इस पर कोई चार्ज नहीं आ सकता है। सपोज करो आप सड़क पे जा रहे हो, किसी खूबसूरत पर्सन को, ब्यूटीफुल पर्सन को देखते हो, आपको अट्रैक्ट होते हो, लेकिन उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। आप सड़क पे चलते हो, कोई आपको बहुत ब्यूटीफुल इंसान दिखता है, या बहुत खूबसूरत सी गाड़ी दिख जाती है, या बहुत सुंदर सा घर दिख जाता है, तो इससे आप किससे कुछ भी नहीं बदला, क्योंकि ना वो आपका है ना आप उसके हो। ठीक है, लेकिन आपने सपोज करो कि आपने एक शानदार सा घर बनाया, या आपने एक शानदार सी गाड़ी खरीदी, या सपोज करो आपका लाइफ पार्टनर बहुत ब्यूटीफुल है, तो ये डायरेक्टली चार्ज को इम्पैक्ट करेगा, आपको इम्पैक्ट करेगा। तो उसी तरह से यहाँ ये से जुड़ नहीं रहा है, सिर्फ इसके पाई बॉन्ड से क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, इसलिए अट्रैक्ट होने पे कोई चार्ज नहीं आता है। लेकिन यहाँ अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, ये क्या कर रहा है, पर्टिकुलरली से जुड़ रहा है, तो इस पर चार्ज आएगा। ठीक है, चलिए ओके। तो भाई अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि पाई बॉन्ड से जुड़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन डायरेक्टली सिग्मा बॉन्ड के थ्रू कोई जुड़ जाए तो उस पर क्या होता है, उसका असर होता है। सपोज कीजिए कि आपके पास जैसे ये 5 मेंबर रिंग है, गौर से देखिए, ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास 5 मेंबर रिंग है, ये इस तरह। अब 5 मेंबर है तो यहाँ पे पाई है, यहाँ पे पाई है ना, यहाँ पे पाई और यहाँ पाई, और यहाँ पे क्या हो गया, 2 हाइड्रोजन हो गए इस तरह से। हमने क्या किया, यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल लिया, यहाँ से क्या किया, एक हाइड्रोजन हमने निकाल लिया। अगर एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल लेते हैं, गौर से देखिए, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन बच जाता है, और यहाँ पे कौन सा चार्ज आता है, यहाँ पर हमारे पास यहाँ माइनस चार्ज आ जाता है। देखिए गौर से देखिए, यहाँ पर एक हाइड्रोजन हटा लिए तो यहाँ पर क्या आ गया, हमारे पास एक माइनस चार्ज आ गया। अब ये माइनस चार्ज जब आ गया, ठीक है, तो अब ये क्या होगा, किसी भी मेटल से अगर जोड़ दीजिए आप इसको, ठीक है, यहाँ पर किसी भी मेटल से आप जोड़ दीजिए, और आप इसको चाहे ऐसे लिखिए, ठीक है, चाहे आप इसको ऐसे लिखिए और चाहे आप इसको ऐसे लिखिए, दोनों ही केस में इसमें +1 आना जरूरी है। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों, सर यहाँ पे तो आप +1 नहीं दिखाए, यहाँ पे क्यों दिखा रहे हो, तो बच्चे लोग बेंजीन हर हाल में न्यूट्रल था। ये क्या है, साइक्लोपेंटाडाइन है। आपको भी, आप अगर इसको ऐसे लगाओ ना, हम इसको आपको नहीं मना करेंगे, आप लगाओ ऐसे, हम यहाँ 0 चार्ज ही देंगे। लेकिन जैसे ही आप गोल घुमा, इसका मतलब बेंजीन क्या हो गया, एरोमेटिक हो चुका है, और बेंजीन पे क्या आ चुका है, एक माइनस चार्ज आ चुका है। देखो बेंजीन नहीं, साइक्लोपेंटाडाइन पे क्या हो गया, माइनस चार्ज अंदर आ चुका है, तभी जाके ये एरोमेटिक हुआ है। अब इससे ये बॉन्ड के थ्रू जुड़े या पाई बॉन्ड के थ्रू जुड़े, इस पर क्या होगा, प्लस आएगा ही आएगा। लेकिन वहीं पर ये एग्जाम्पल था, इसमें क्या करें, ये बॉन्ड मेरा, इसमें एरोमेटिसिटी नहीं आया हुआ है, ये पाई बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है, तो कोई चार्ज नहीं आया। लेकिन चूंकि एक बार एरोमेटिसिटी आ गई तो मतलब चार्ज भी आ गया, और जब चार्ज आ गया अब उससे जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, आपको मेटल पे भी चार्ज आ जाएगा, है कि नहीं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि भाई हमने क्या किया यहाँ पर, कि अलग अलग कंडीशन में ऑक्सीडेशन स्टेट हमने चेक किया। हालांकि अभी तो शुरुआत है, अभी तो बहुत सारे एग्जाम्पल हमें देखने हैं। ठीक है, जैसे देखिए हमने क्या किया, एक मेटल लिया, ध्यान दो, मेटल लिया, हमने लिया Nr3, क्या लिया, Nr3, तो ऑब्वियस सी बात है मेटल पे कोई चार्ज नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही मेटल से हमने क्या किया, जोड़ा Nr2, अब ये कोऑर्डिनेट नहीं बन रहा है, अब ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, ये देखो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस, और यहाँ क्या आ जाएगा आपको, यहाँ एक पे प्लस आ जाएगा और एक पे क्या आ जाएगा आपको, माइनस आ जाएगा। ठीक है, जैसे आपके पास एक एग्जांपल है, सपोज कीजिए आपको ये देखिए AsR2-, ठीक है, यानी डाई एल्काइल आर्सेनाइड।
तो भाई AsR2 माइनस है, डाई, ये क्या बोले इसका नाम, डाई एल्काइल आर्सेनाइड। तो अगर डाई एल्काइल आर्सेनाइड का क्या मतलब, यहाँ इसका ओवरऑल फॉर्मल चार्ज क्या हो गया, इसका जो चार्ज दिख रहा है वो -1, वो फॉर्मल चार्ज है। अब आर्सेनिक का चार्ज क्या होगा, तो आर्सेनिक का लिखते हैं x, R2 का क्या होता है -1 × 2 इज इक्वल टू क्या किया -1। ऐसे तो आप लोग 11th-12th में पढ़े होंगे ये वाला ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का तरीका। तो x - 2 इज इक्वल टू -1, इसीलिए x इज इक्वल टू क्या हो गया आपको +1। बोलो हाँ या ना। उसी तरह आपके पास ये रहा ऑस्मियम, ये रहा आपको ट्रिपल बॉन्ड लगा के N। अब जब ये बॉन्ड को आप क्या करोगे, यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करोगे, देखो ऐसे बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो ऑस्मियम पे क्या आ जाएगा, +3 आ जाएगा और N पे -3 आ जाएगा। तो N हो जाएगा नाइट्राइड और ऑस्मियम पे +3 आ गया। ठीक है, तो 3 बॉन्ड के एवज में इसको क्या देना पड़ा, उस पर 3 पॉजिटिव चार्ज हमें आपको ऑस्मियम पे आया और नाइट्रोजन पे क्या आ गया, 3 माइनस चार्ज आ गया। सपोज करो आपके पास मेटल कार्बिडो है, मेटल कार्बिडो मतलब मेटल और कार्बन के बीच बॉन्ड है, तो मेटल कार्बिडो कैसा होगा, ऐसा होगा ना। तो अब ये सी बात है, यहाँ पे +4 और यहाँ पे क्या हो गया आपको -4 चार्ज आ गया। ठीक है, अब अच्छा देखिए ROR, ये मेटल को इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या होगा 0 चार्ज, लेकिन ROM अब क्या हो जाएगा, मेटल में +1 और इस पर क्या हो गया -1। अरे बात समझ में। चलिए, तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखने वाले हैं। ठीक है, इसमें कुछ एग्जाम्पल देखेंगे जहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट को हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे। ठीक है, सबसे पहला एग्जाम्पल है आपके पास FeCO हॉल 5। हम मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट को चेक करने की बात कर रहे हैं, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आयरन का X, CO का 0 × 5 इज इक्वल टू 0, इसलिए मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया आपको यहाँ 0। ओके, दूसरा देखते हैं FeCO हॉल 4 2 माइनस। तो आयरन क्या हो गया X, CO क्या हो गया 0 × 4 इज इक्वल टू क्या हो गया -2, इसीलिए X इज इक्वल टू क्या हो गया आपको गर्ल्स देखिए -2। इसका नाम होता है कोलमैन रिएजेंट। ये क्या नाम होता है इसका, ये रिएजेंट है आपका कोलमैन रिएक्शन, सॉरी कोलमैन रिएजेंट। ठीक है, इसका जो रिएक्शन होता है ना वो जस्ट लाइक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की तरह ही होता है। आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में भी हम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास Fe2CO हॉल 9। ठीक है, अब भाई इस Fe2CO हॉल 9, तो आयरन के लिए क्या हो गया X, 2 के लिए 2X, CO के लिए क्या हो गया 0 × 9 इज इक्वल टू क्या हो गया 0, तो 2X इज इक्वल टू क्या हो गया 0, इसलिए X इज इक्वल टू क्या हो गया 0, यानी आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया यहाँ पर 0। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, हमारे पास कौन है FeCN हॉल 6 3 माइनस। अरे बोलो बच्चों वाला सवाल है सर। आयरन X साइनाइड -1 × 6 इज इक्वल टू -3, इसलिए X इज इक्वल टू क्या होगा -6 उधर चला गया तो +3 हो गया। हम लोग ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे सर। FeCN हॉल 6 4 माइनस। ठीक है, क्या हो गया, आयरन का X साइनाइड का -1 × 6 इज इक्वल टू क्या हो गया -4, इसलिए X इज इक्वल टू क्या हो गया आपको +2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं Fe3CO हॉल 12। ठीक है, Fe3CO हॉल 12 कैसे लिखेंगे, आयरन का X 3 के लिए 3X, CO का 0 × 12 इज इक्वल टू 0, इसीलिए X इज इक्वल टू क्या हो गया आपका X इज इक्वल टू 0 हो गया। आ रही बात समझ में। ओके, वेरी गुड। अब देखिए, अभी जो आपने थोड़ी देर पहले देखा था, अभी जो आपने थोड़ी देर पहले ये देखा, इसी का नाम था CP। इसी का नाम क्या था, इसी का नाम है CP, याद रखिएगा। ओके, अब आपके पास एग्जांपल दिया है FeCP हॉल 2। ठीक है, FeCP हॉल 2 दे दिया आपके पास। अगर FeCP हॉल 2 दे दिया है और एक दे दिया है आपको FeCP हॉल 2 प्लस, क्या मतलब है इसका, दोनों पे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली। FeCP हॉल 2 क्या मतलब हो गया, Fe ये CP मतलब ये तो फेरोसिन है, आपने पढ़ा है ना, ये देखो ये फेरोसिन, और ये क्या हो गया, यहाँ भी फेरोसिन ही है, यहाँ भी फेरोसिन ही है, बस यहाँ पे क्या हो गया ऊपर में एक्स्ट्रा प्लस है। ठीक है, तो अब यहाँ देखो आयरन के लिए X CP पे क्या हो गया -1 × 2 इज इक्वल टू 0, इसीलिए X इज इक्वल टू क्या हो गया +2। और यहाँ क्या हो गया आयरन पे X -1 × 2 का क्या हो गया +1, अगर ऐसा हो गया तो X इक्वल टू क्या हो गया आपको यहाँ +3। गौर से देखो, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आप जो है इस तरह से कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट आप चेक करके निकाल सकते हैं। और भी एग्जांपल है हमारे पास, देखिए एक एग्जांपल लिखते हैं इस तरह से हम, देखिए यहाँ देखिए हाँ, देखिए एक एग्जांपल है हमारे पास
ये है आपको यहाँ CP लगा हुआ है, ठीक है, ये CP है, यहाँ Fe है, यहाँ CO, यहाँ CO, ये Fe है, और यहाँ इथाइल है। भाई आपको समझ में आती है बात कि ये वाला पोर्शन पे -1, ये वाले पोर्शन पे -1, तो आयरन पे क्या हो गया आपको +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया। क्या हो गया आयरन पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया। समझ रहे बात को आप। और ये इस बात को कभी मत भूलिएगा कि ये ऐसे है, गौर से देखिए, इसको ऐसे लीजिए मेटल के साथ या इसको ऐसे लीजिए मेटल के साथ, आपको बात एक ही है चार्ज की। ये यहाँ भी +1, ये यहाँ भी +1, लेकिन बेंजीन के साथ अगर ये ऐसा हो, ये ऐसे हो बेंजीन का तो 0, लेकिन इसी बेंजीन में अगर ये बॉन्ड के थ्रू जुड़े तो अब यहाँ पे चार्ज क्या होगा +1। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ठीक है। ये बड़ा मेजर डिफरेंस है जो आपको यहाँ सामने में आ रहा है, ठीक है। एक एग्जांपल आपको एग्जाम में पूछा था, ये पूछा इस तरह से, ये आपको दे दिया FeCp2 आपको BF4। क्या मतलब है इसका, FeCp2 BF4 मतलब ये रहा Fe, ऊपर में Cp है मतलब साइक्लोपेंटाडाइनाइल है, नीचे भी Cp है, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे प्लस और यहाँ BF4 पे माइनस। अब अगर ऐसा हो गया तो गौर से देखो CP- यहाँ क्या हो गया -1 आयरन के लिए क्या हो गया x, और इजिकल टू क्या हो गया +1, तो x इज बराबर क्या हो गया, गौर से देखो तो -1 उस पर गया तो क्या हो गया +3 हो गया। आई बात समझ में। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर इसको निकाल सकते हैं। ओके, और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए सारा खेल तो एग्जाम्पल का ही है, जितना एग्जाम्पल कीजिएगा उतना आप चीज़ों को कमांड कर पाइएगा। जैसे एक आपके पास ये है, यहाँ O, ये हॉल 3 W ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ एथाइल है। तो भाई क्या होगा, गौर से देखो इसके कारण तो आपको पता है कि ये वाला पे तो क्या होगा, 1 पे 1 माइनस, तो 3 पे क्या हो गया 3 माइनस, और इधर भी क्या हो गया, यहाँ पर इधर भी 3 माइनस, तो टंगस्टन पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया आपको +6 हो गया ना। ओके, एक इरिडियम है, यहाँ 5 मेंबर्ड है, यहाँ देखिए ये 5 मेंबर्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड C रुदेनी मतलब अल्काइल अल्काइल, और इसी में क्या हो गया आपको Me3P। अब बोलोगे सर ऐसा है तो इसमें तो बड़ा ध्यान देने वाली बात है सर, ये तो खींच रहा है, उसी तरह ये भी थोड़ा नीचे हो गया, बट ये खींच रहा है, ये नहीं खींचेगा सर, तो इसका इरिडियम पे कितना ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया सर, तो आपका +3 आ गया। कितना आ गया इरिडियम पे आपको, तो इरिडियम पे आपको ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया आपको कितना +3, ठीक है। ओके, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ये रहा Fe, ऊपर में हमारे पास Cp है, ठीक है, ऊपर में कौन हमारे पास है Cp, अच्छा ये Cp है, डबल बॉन्ड यहाँ CF2, और यहाँ पे क्या हो गया आपको, यहाँ CO हो गया, और यहाँ PPS3 हो गया। तो क्या हो गया देखिए, तो ये तो 2 खींच रहा है, इधर इधर ये भी खींच रहा है, इन दोनों में से कोई नहीं खींच रहा है, तो क्या हो गया आयरन पे ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो गया ना, ठीक है। तो यहाँ पर आयरन पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया +3 हो गया। ओके, एक एग्जांपल आपको दे दिया है पोरफायरिन रिंग का भी, जस्ट अब बाइनऑर्गेनिक में आप देख सकते हैं पोरफायरिन रिंग कैसा होता है। गौर से देखिए, ये रहा नाइट्रोजन, ये रहा नाइट्रोजन, ये रहा नाइट्रोजन, ये रहा नाइट्रोजन, मतलब ये दे दिया है आपको PFE दे दिया है आपको यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या दे दिया आपको PFE दे दिया, तो पोरफायरिन के साथ Fe लगा हुआ है, एकदम सिंपल दे दिया। आपको पूछ रहा है यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, देखिए ये जितना दिख रहा है उतना आसान है नहीं, लोग क्या करेंगे ना पोरफायरिन खैर लिख देगा वो, ऐसा नहीं कि P दे के छोड़ देगा, लेकिन पोरफायरिन में क्या होता है ना, कितना ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ये चीज़ आपको समझना होगा। तो भाई पोरफायरिन में ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -2, कितना होता है पोरफायरिन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2। कैसे पता चला आपको, तो देखिए इसका पूरा स्ट्रक्चर ही बना के चेक कर लीजिए आप। तो देखो यहाँ पे नाइट्रोजन पे क्या होता, हाइड्रोजन था, यहाँ भी हाइड्रोजन था, तो हमने इस हाइड्रोजन को क्या किया, लेकिन हटा दिया। जब इस नाइट्रोजन से हाइड्रोजन को हटाया तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया, तो यहाँ पे चार्ज आ गया, यहाँ भी माइनस आ गया, और यहाँ पे भी क्या हो गया माइनस आ गया। अब जरा गौर से देखिए इसको चेक कैसे करते, देखिए यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ठीक है, फिर क्या हो गया, यहाँ है, फिर ये यहाँ है, फिर 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 यहाँ है, और फिर यहाँ है। गौर से देखिए, तो यहाँ पर क्या हो गया, इसके बीच में क्या हो गया आपका मेटल आयरन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ आपके पास, आयरन लगा हुआ है। तो जब आयरन लगा हुआ है तो क्या करेंगे, गौर से देखो तो ये इसको यहाँ से दे रहा है, ये इसको यहाँ दे रहा है, ये इसको यहाँ दे रहा है, ये इसको यहाँ दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह से क्या कर रहा है, ये सभी मिलकर आयरन +2 को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो यही क्या हो गया आपका, तो ये जो हो गया इसको कह सकते हैं आपको PFE में है। यहाँ पर पोरफायरिन बेसिकली ये हीमोग्लोबिन का पार्ट है और मायोग्लोबिन का भी पार्ट है। जैसे 4 बनेंगे तो हीमोग्लोबिन होगा, और 1 बनेगा तो क्या होगा, मायोग्लोबिन रहेगा। आप याद रखिए, यहाँ पर आपको क्या है, यहाँ पर आपके पास R1 है,
ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया आपके पास मिथाइल है और यहाँ पे क्या आपके पास R2 है। ये क्या डिसाइड करते हैं, हीम ए, हीम बी, हीम सी। R1 और R2 का वैल्यू, R1 का वैल्यू क्या होगा, एथिलीन होगा। R2 का वैल्यू एक एस प्रोटीन होता है, ठीक है। एक अल्कोहल मतलब एसिड होता है, तो वो हीम ए होगा। फिर दोनों सेम होंगे तो हीम बी होगा। एक और एग्जांपल होगा तो हीम सी होगा। खैर यहाँ पर मैं आपको बायोऑर्गेनिक नहीं पढ़ा रहा आपको, ठीक है। लेकिन फिलहाल आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये पोरफायरिन रिंग यही है, और पोरफायरिन रिंग पे क्या होता है, -2 चार्ज होता है, इसलिए Fe पे क्या होगा, यहाँ पर +2 चार्ज होगा। बाद में ये क्या करेगा, ऑक्सीजन को पकड़ेगा, और ऑक्सीजन को पकड़ के क्या करेगा, इसको ले जाके मायोग्लोबिन के पास छोड़ देगा। खैर वो अलग चीज़ है, वो अलग टॉपिक का केस है। ओके, एक केस और देखते हैं हम लोग, कुछ एग्जांपल। जैसे हमारे पास है PD PPS3 हॉल 4, बताइए ऑक्सीडेशन स्टेट। सर 0, क्यों? क्योंकि PPS3 में कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होता, कोई चार्ज नहीं होता। PB OAC हॉल 2, हाँ सर OAC, ये एसीटेटो है सर, एसीटेटो है, तो यहाँ -2 है, तो यहाँ क्या हो, देखो ना, ये OAC माइनस तो यहाँ +2 हो जाएगा। अच्छा PD PH BR, सर दोनों पे -1 होगा, इसलिए पैलेडियम पे क्या होगा, +2 हो जाएगा। देखो PD DBA हॉल 2, देखो भाई DBA कौन होता है, तो DBA ये है, ये रहा PH, ये रहा PH। देखो ध्यान दो, DBA कौन है, ये यहाँ पर ऐसे है पाई, यहाँ ऐसे है पाई, और यहाँ डबल बॉन्ड O है, ठीक है। तो यही है DBA। इसका नाम क्या होता है आपको, इसका नाम है डाई बेंजाइलिडीन एसीटोन। क्या नाम है इसका, इसका नाम है डाई बेंजाइलिडीन एसीटोन, ठीक है। ये मेटल को क्या करता है, मेटल को इलेक्ट्रॉन देता है, ये इस तरह। ये कैसे इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ मेटल बीच में यहाँ लगेगा, गौर से देखिए, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ मेटल होगा, और ये इसको इस तरह से क्या करेगा, घुमा के इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करता है, इसको इलेक्ट्रॉन इस तरह से दिया जाता है। और एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, जैसे हमारे पास है PD PPS3 हॉल 2 Cl, तो क्या हो गया, गौर से देखिए, ये 0 -1 तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, यहाँ पर +2 हो गया, ठीक है। और एग्जाम्पल देख सकते हैं आप एग्जाम्पल और देखिए, जैसे कि हमने एग्जाम्पल ले लिया IR, ठीक है, PPS3 हॉल 2 COCl, इसका नाम है वस्कस कॉम्प्लेक्स। क्या नाम है इसका, इसका नाम है वस्कस। इसका जो ट्रांसपोजिशन होगा ना, वो कहलाएगा वस्कस कॉम्प्लेक्स, यानी इरिडियम PPS3, यहाँ भी PPS3, यहाँ CO, यहाँ Cl, तो क्या कहलाएगा ये कहलाएगा वस्कस कॉम्प्लेक्स। क्या कहलाएगा ये कहलाएगा वस्कस कॉम्प्लेक्स। ध्यान रखिएगा, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा वस्कस कॉम्प्लेक्स। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हुआ, तो ये तीनों कोई नहीं खींच रहा, सिर्फ ये क्लोरीन खींच रहा, तो यहाँ चार्ज क्या होगा आपको, +1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास RH PPS3 Cl। मैंने अभी जस्ट आपको बताया थोड़ी देर पहले, विल्किंसन कैटलिस्ट बताया था ना, और ये Cl, तो भाई ये सिर्फ ये खींचेगा, तो यहाँ क्या होगा, विल्किंसन कैटलिस्ट पे +1 हो जाएगा। ओके, एक है आपका जीसस सॉल्ट। जीसस सॉल्ट कैसा है भाई आपको, KPTCl3C2H4। देखो K+ है तो यहाँ क्या होगा, माइनस हो जाएगा। अब देखो ये रहा प्लेटिनम, प्लेटिनम में 3 क्लोरीन है, 1 2 3, और एक पाई बॉन्ड ऐसे है, और बाहर क्या हो गया, बाहर माइनस चार्ज हो गया, तो क्या हो गया, देखो तो बाहर माइनस चार्ज हो गया, तो क्या हो गया, अब देखो तो प्लेटिनम का X, 3 क्लोरीन का क्या हो गया, -3, इसका कोई चार्ज नहीं, इसका 0, और इजिकल टू क्या हो गया आपको, -1। तो ये -3 उस पर पलट के जाएगा, तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। यानी प्लेटिनम पे कितना चार्ज है आपका, तो प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया आपको, +2 हो गया। ये कौन सा हो गया, इसको कहा गया जीसस सॉल्ट। क्या कहा गया इसको कहा गया जीसस सॉल्ट, ठीक है। आप इस स्ट्रक्चर को गौर से देख लीजिए, आप इसको मैं दोबारा दिखा देता हूँ इस स्ट्रक्चर को। देखो ये हो गया आपके पास प्लेटिनम, ये 3 क्लोरीन ले लो, 1 2 3, और यहाँ से क्या हो गया, ऐसे है, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, इससे कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ क्या हो गया, माइनस हो गया, क्योंकि K+ था तो वो माइनस होगा ही। अब देखो प्लेटिनम का X ले लो, 3 क्लोरीन का 3 माइनस हुआ, ये पाई बॉन्ड के लिए 0 इजिकल टू क्या हो गया, -1, तो ये -3 उस पर चला गया, तो क्या हो गया, ये +2 हो गया। देखिए आई बस समझ में, तो इस तरह से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया आपको, +2 हो गया। ओके, तो आपको बात समझ में आ रही होगी डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ कैसे कैसे हो रहा है, ठीक है। एक जैसे आपके पास ये है W है, CO CO CO, और यहाँ CP है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया मेटल पे, तो ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया यहाँ पर आपको कितना, +1, ठीक है, क्योंकि इसके भी क्या है, इससे -1 चार्ज है। तो डियर स्टूडेंट इस तरह से हमने देखा कि भाई यहाँ पर डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोगों ने चेक किए। तो ये वाले पोर्शन में आपको ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जो पूरा पार्ट था वो आपको यहाँ क्लियर हो गया। अब यहाँ से हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, और उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बात समझ में आई होगी डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से देखिए इसको, कोई डाउट हो तो पूछिए,
और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय।